वेलकम बैक एवरीवन। अर्थ की फॉर्मेशन के बाद हमें देखना है कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की प्रेजेंट डे अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कैसे है। और उसके लिए नेक्स्ट थ्योरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन उससे पहले अब्राहम ओर्टिलियस और एंटोनियो पैल्जरिनी ने एक पॉसिबिलिटी दी थी कि नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, अफ्रीका और यूरोप वाला पार्ट कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी वो अल्फ्रेड वैगनर ने दी। अल्फ्रेड वैगनर एक जियोग्राफर नहीं थे, उनका काम मैपिंग बनाना था। मैपिंग बनाने का वो काम करते थे। तो उन्होंने इस थ्योरी पर पहुंचे कैसे, वो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कनाडा वाले पोर्शन में आते हैं। कनाडा के इस वाले एरिया को देखें तो यहाँ पर 6 लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इन लेक्स की फॉर्मेशन को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ देखें, आप फिजिकल मैप से एक बार चेक कर लेना। वहाँ पर सबसे पहले ग्रेट बियर लेक, देन लेक ला मार्त्रे, देन स्लेव लेक, एथाबास्का लेक, री इंडियर लेक, देन लेक विनिपेग। इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? सबसे पहले आते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा में अरावली जैसी जितनी भी माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो चुकी थी। उसके बाद आती है आइस एज। आइस एज का मतलब क्या था कि जो अर्थ का मेजर पोर्शन होगा वो आइस से कवर्ड होगा, ग्लेशियर्स से कवर्ड होगा। और सबसे ज़्यादा इन ग्लेशियर्स का इम्पैक्ट कहाँ पर होगा? पोलर एरियाज़ पर, और इक्वेटर पे यानी कि लो लैटिट्यूड्स पर कम होगा। जैसे जैसे विद टाइम जब आइस एज का एंड होना स्टार्ट हुआ तो ग्लेशियर्स क्या होंगे? ग्लेशियर्स रीट्रीट करेंगे। अगर वो रीट्रीट करेंगे तो उसकी वजह से अर्थ पर स्क्रैचेस आएंगी, और स्क्रैचेस आएंगे तो इट मीन्स कि अर्थ के जो कुछ पार्ट्स होंगे वो टूटे फूटे से होंगे ना। और ऐसे ही अब अगर हम ये कनाडा वाला पोर्शन ऊपर वाला देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये देखिए कितना टूटा फूटा सा हुआ है। ये कैसे हुआ? जैसे ही ग्लेशियर्स रिट्रीट करें तो अर्थ पर उनकी वजह से स्क्रैचेस आए। अब ये स्क्रैचेस पानी से फिल हो जाएंगे। तो इन डिप्रेशंस में ब्यूफोर्ट भी, जैसे कि ब्यूफोर्ट सी आ गया यहाँ पर बैफिन सी आ गया, तो ये डिप्रेशंस तो पानी से फिल हो गए। ठीक है, एक पार्ट तो हुआ ये। अब अल्फ्रेड वैगनर ने क्या नोटिस करा कि ये जो ग्लेशिएशन मार्क्स हैं, ये वाले बीच में इतना टूटा फूटा जो पार्ट है, अल्फ्रेड वैगनर ने क्या नोटिस करा कि जो ग्लेशिएशन मार्क्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स पर ही होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आइस वाला जो पोर्शन होगा वो पोलर वाले एरियाज़ पर और हाई लैटिट्यूड्स पर ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन उसने 2 पेक्यूलियरिटीज़ नोटिस करी। वैगनर ने 2 अजीब सी चीज़ें नोटिस करी। पहली तो ये कि ये जो ग्लेशिएशन मार्क्स हैं, ये ग्लेशिएशन मार्क्स सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स पर ही नहीं है। ये ग्लेशिएशन मार्क्स उसने इंडिया के छोटा नागपुर वाले एरिया में भी नोटिस करे। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है वहाँ पर भी ये ग्लेशिएशन मार्क्स उसने नोटिस करे। तो उसके दिमाग में आया कि ये तो लो लैटिट्यूड वाला एरिया है, इंडिया हमारा लो लैटिट्यूड में आता है, तो सेम ग्लेशिएशन मार्क्स जो कि हाई लैटिट्यूड्स पर होने चाहिए वो इंडिया वाले पार्ट में कैसे है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसने नोटिस करी कोल के रिगार्डिंग। अगर हम कोल की फॉर्मेशन देखें तो कोल की फॉर्मेशन के लिए फ्रेश वाटर्स पहले तो रिवर्स चाहिए होंगी, सनलाइट चाहिए होंगी, रेनफॉल, हाई सनलाइट। उससे क्या होगा? जो प्लांट्स और वेजिटेशन होगी वो जब ग्राउंड के नीचे दब जाएंगे तो प्रेशर की वजह से वहाँ पर कोल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन जो ये स्वीडन वाला एरिया है ये तो अब हाई लैटिट्यूड्स पर है। इस एरिया पर सनलाइट तो बहुत कम आती है। जैसे अगर हमारा झारखंड वाला ही एरिया देखें इंडिया का, वहाँ पर तो कोल की प्रेजेंस है। ठीक है,
तो वहाँ पर तो पॉसिबल है कि कोल की प्रेजेंस है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट भी अबंडेंस में है, वहाँ पर रेनफॉल भी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन स्वीडन तो हाई लैटिट्यूड्स पर है, तो वैगनर ने सोचा कि कोल की प्रेजेंस स्वीडन में कैसे है। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स के बेसिस पर उसने सोचा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये सब डिफरेंट जगह पर नहीं थे, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे, और उसी के बेसिस पर उसने CDT थ्योरी दी, दैट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग। एक आता है कार्बोनीफेरस पीरियड। कार्बोनीफेरस पीरियड वैगनर के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, ये डायग्राम से बेटर समझ आएगा। अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग कार्बोनीफेरस पीरियड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स ये सारे एक साथ थे, एक साथ। ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स थे उसको उन्होंने पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया मतलब एक मेगा कॉन्टिनेंट, एक सिंगल कॉन्टिनेंट मास, मतलब कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही साथ में है, ये सुपर कॉन्टिनेंट है, और उसके आसपास वाटर ही वाटर है, और इस वाटर को उन्होंने पैंथालासा का नाम दिया। पैंथालासा का मतलब कि एक सुपर और मेगा ओशन। अगर आप ये देखें ना, ये चीज़ पैन का मतलब क्या है कि सारी की सारा एरिया जो है इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी सारी का सारा एरिया इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन वैगनर के अकॉर्डिंग विद टाइम इस जगह पर कुछ फोर्सेस वर्क करी। फोर्सेस क्या थी वो बाद में हम डिटेल में देखेंगे, जैसे उन्होंने दी थी पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरी थी टाइडल फोर्स। उनके अकॉर्डिंग अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो पैंजिया था ये ब्रेक हो गया। पैंजिया 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। वो 2 पार्ट्स कौन से थे? एक तो बना लॉरेशिया और दूसरा पार्ट बना गोंडवाना लैंड। इस लॉरेशिया वाले पार्ट ने उसका नॉर्दर्न कंपोनेंट बनाया और गोंडवाना लैंड वाले पार्ट ने सदर्न कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर ये ब्रेक होगा तो ये बीच वाला पोर्शन जो होगा वो खाली नहीं हो जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन जो होगा वो खाली हो जाएगा। तो जो आसपास पानी था ये पानी इस ओपनिंग में आके फिल हो जाएगा, और इसको उन्होंने टेथिस सी का नाम दिया, ठीक है। आगे जाके अल्फ्रेड ने क्या बोला कि अल्फ्रेड ने बोला कि जैसे ही ये फोर्सेस पोलर फ्लीइंग फोर्स और जो टाइडल फोर्स इस पे वर्क करना स्टार्ट करेगी विद टाइम, अब ये मिलियंस में है टाइम, ये हंड्रेड्स में नहीं है, ये टाइम मिलियंस में है। आगे जाके फिर से इसकी ब्रेकेज हो जाएगी। पहले क्या था, जो लॉरेशिया वाला पार्ट है, जब ब्रेकेज होगी, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड गाइस, जब ब्रेकेज होगी इन फोर्सेस की वजह से कुछ मूवमेंट तो होगी वेस्टवर्ड और कुछ मूवमेंट होगी नॉर्थवर्ड, ठीक है। अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग जैसे ही ये मूवमेंट होगी वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने की वजह से जो लॉरेशिया वाला पार्ट है वो टूट जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, प्लस उसमें यूरोप आ जाएगा, प्लस उसमें एशिया आ जाएगा, और जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट होगा उसमें साउथ अमेरिका आ जाएगा, प्लस उसमें अफ्रीका आ जाएगा, प्लस इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन एंटार्कटिका वाला पार्ट। देखिए हमारा जो इंडिया वाला पार्ट है ये सदर्न हेमिस्फीयर में था उस टाइम पे, ठीक है। अब जैसे ही ये फोर्सेस वर्क करेंगी इन फोर्सेस की वजह से वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होगा। अब ये कैसे होगा, अब ये नॉर्थ अमेरिका तो इस साइड आ गया, इस साइड क्या रह जाएंगे, यूरोप वाला पार्ट प्लस एशिया वाला पार्ट, और जो साउथ वाला सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ अमेरिका इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका। अच्छा, अब अगर ये मूव करेंगे तो इट मीन्स ये वाली भी अब ओपनिंग बन रही हैं, ये वाला एरिया भी खाली हो रहा है। तो ये वाला एरिया अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग आगे जाके क्या बनेगा, अटलांटिक ओशन। अगर हम मैप में देखें तो अटलांटिक ओशन की जो शेप है ना वो एस शेप है,
ऐसा शेप में है ये। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वैगनर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट वेस्टवर्ड मूव कर रहा था, इसकी जो स्पीड और जो साउथ अमेरिका के मूव करने की स्पीड थी, साउथ अमेरिका वाली स्पीड जो कम थी, इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट ज़्यादा मूव कर गया, तो जो अटलांटिक ओशन की शेप है वो एस शेप बन गई। अब इस साइड में क्या रह जाएगा? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंटार्कटिका। अब नेक्स्ट आएगी अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग इंडिया की मूवमेंट। इंडिया नॉर्थवर्ड मूव करा। इंडिया नॉर्थवर्ड कैसे मूव करा? कि अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है, पोलर फ्लीइंग फोर्स, ये पोलर फ्लीइंग फोर्स कैसे वर्क करती है कि अर्थ जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड पर रोटेट कर रही है, अगर वो रोटेट कर रही है इट मीन्स वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। अब हाई स्पीड की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जो पोल्स वाला मास है वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इट मीन्स जो सदर्न हेमिस्फीयर में भी पोल्स वाला मास होगा वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करेगा ना। इसी वजह से हमारे इक्वेटर्स पर क्या है? बल्ज, और जो पोलर वाला एरिया है वो थोड़ा थोड़ा फ्लैटन है। अब वैगनर के अकॉर्डिंग इंडिया जो था वो नॉर्थवर्ड मूव करा। अब वो कैसे मूव करा? पहले क्या था? इंडिया तो था सदर्न हेमिस्फीयर में, ये रहा हमारा इंडिया। जैसे जैसे वो रोटेशन की वजह से और पोलर फ्लीइंग फोर्स की वजह से इक्वेटर की तरफ जाने का ट्राई करेगा तो उसकी नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगी। अब अगर इंडिया की नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है इट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, अब वो भी तो पानी से फिल हो जाएगा ना। इसके फिल होने से यहाँ पर क्या बनेगा? इंडियन ओशन। और जो हमारा इंडिया है वो मूव करते करते पोलर फ्लीइंग फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होती है? इसी से बनती है जो प्रेजेंट डे अरेंजमेंट बनती है। प्रेजेंट डे, ओके, एक चीज़ तो रह गई ना हमारी, जो अब ये क्या था कि एक तो बीच में अटलांटिक ओशन बन गया, इस साइड बन गया हमारा इंडियन ओशन, लेकिन जो पूरे का पूरा यहाँ पर पानी फिल हुआ पड़ा था, ये वाला पोर्शन जितना भी पानी फिल हुआ पड़ा था, ये तो अभी तक बाकी था ना। तो इट मीन्स कि जो पेंथालासा का बाकी का पोर्शन था, पेंथालासा का बाकी का पोर्शन था जो, वो पैसिफिक ओशन में कन्वर्ट हो गया। पैसिफिक ओशन एक कॉन्ट्रैक्टिंग ओशन है, मतलब कि ये छोटे वाला ओशन है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है? क्योंकि अब भी कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इनकी मूवमेंट की स्पीड बहुत कम है, लेकिन अब भी कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये वाला ये जो पैसिफिक ओशन है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका साइज कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ही अब ऐसी अरेंजमेंट के बाद ही जो थी वो प्रेजेंट अरेंजमेंट बनी। फिर प्रेजेंट अरेंजमेंट कैसे बन गई? ये तो हमारा हुआ नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद यहाँ पर हमारा बन गया साउथ अमेरिका। ये वाला जो पोर्शन था ये यूरोप वाला पोर्शन बन गया, और देन ये वाला पोर्शन बन गया अफ्रीका का, और ऑस्ट्रेलिया यहीं पर रह गया। अब ये प्रेजेंट डे अरेंजमेंट बनी। यहाँ पर जो टेथिस सी था उसका एक पार्ट जो रह गया वो मेडिटेरेनियन सी में कन्वर्ट हो गया। पैसिफिक ओशन बन गया हमारा पेंथालासा से। इंडियन ओशन हमारा बन गया नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होने की वजह से। अटलांटिक ओशन बन गया हमारा वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट होने की वजह से। और जो बाकी का पोर्शन बना, जो बाकी का पोर्शन रह गया पेंथालासा का, वो पैसिफिक ओशन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमने देखने हैं इसके एविडेंस क्या है। ये तो होगी कि हाँ अल्फ्रेड वैगनर ने ये चीज़ प्रपोज करी, लेकिन इसके एविडेंस क्या है कि हाँ ये सेम चीज़ ऐसे हुई है। उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें वापस मैप पे आना पड़ेगा। ओके, जो सबसे पहला एविडेंस था वो थी जिग्सॉ फिट। अगर हम एविडेंसेस की बात करें कि अल्फ्रेड वैगनर ने इन सब चीज़ों को कैसे प्रूव करा, तो पहले वाला जो एविडेंस दिया उसने जिग्सॉ फिट का, जिग्सॉ फिट जिसको मैचिंग कॉन्टिनेंट्स भी मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स भी बोल देते हैं। इसके एविडेंस उसको कहाँ से मिले? सबसे पहला एविडेंस उसने दिया जो ये साउथ अमेरिका वाला बल्ज है,
ये साउथ अमेरिका वाला बल्ज, और जो ये अफ्रीका वाला बल्ज है, ये दोनों फिट हो रहे हैं, ये दोनों फिट हो रहे हैं। और अगर हम ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट देखें और ये बैफिन आइलैंड वाला पार्ट देखें, ये दोनों फिट हो रहे हैं। अगर हम इंडिया और अफ्रीका को देखें तो ये भी फिट हो रहे हैं। मेडागास्कर और अफ्रीका को देखें तो ये भी यहाँ पर फिट हो रहा है। सेम चीज़ अगर हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को देखें तो ये वाले पोर्शंस भी फिट हो रहे हैं। तो ये उसने क्या दिया कि हाँ, ये जिग्सॉ फिट, कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो है ना वो आपस में फिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैपिंग थी वो बुलार्ड ने दी थी, जो कंप्यूटराइज्ड मैपिंग थी, जिससे प्रूव हुआ कि हाँ, ये कॉन्टिनेंट्स जो थे, ये जो पोर्शंस हैं वो आपस में सच में फिट हो रहे हैं। ये बुलार्ड ने दी 1964 में। देन जो उसने सेकंड एविडेंस दिया वो था बिहेवियर ऑफ एनिमल्स का। अब देखिए, विद टाइम ह्यूमंस का ब्रेन तो डेवलप हो गया, लेकिन एनिमल्स का ब्रेन अभी भी डेवलप नहीं हुआ। तो अगर हम लेमूर्स को देखें, लेमिन्स को, अगर हम लेमन्स को देखें तो जो लेमन्स हैं वो एक रैट्स की स्पीशीज़ हैं। ये लेमन्स हैं यहाँ पर स्वीडन में, ये लेमन्स यहाँ पर स्वीडन में है और नॉर्वे में है, फिनलैंड में, ये वाले एरिया में ये लेमन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इन लेमन्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है तो उनको क्या लगता है कि आगे वाला जो एरिया है वो कॉन्टिनेंटल वाला एरिया है, वो एक लैंड मास है। उनको तो यही लगता है ना, क्योंकि उनका ब्रेन तो डेवलप हुआ ही नहीं है, उनको यही लगता है कि जो आगे वाला एरिया है ना वो लैंड वाला एरिया है। तो जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन लेमन्स की इंक्रीज़ होती है तो वो वेस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे क्या है, नॉर्थ सी है, नॉर्वेनियन सी है, तो इस पानी में वो गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। और सेकंड ही सेम चीज़ होती है मेडागास्कर वाले एरिया में। मेडागास्कर वाला एरिया हमें पता है कि यहाँ पर फायर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही फायर्स की प्रॉब्लम आती है तो एनिमल्स हमेशा वेस्टवर्ड ही मूव करना स्टार्ट होते हैं। लेकिन आगे क्या है, आगे तो इंडियन ओशन वाला पार्ट है तो वो इसी में गिर जाते हैं। ठीक है, देन उसने थर्ड एविडेंस क्या था, थर्ड एविडेंस था इसका एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ओशंस। इसके लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड यूज़ करा गया। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड एज की, रॉक्स की एज को जानने के लिए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर ये वाली बेल्ट देखें, ब्राज़ील कोस्ट वाली बेल्ट, ये ब्राज़ील कोस्ट वाली जो बेल्ट है, इस एरियाज़ में जो रॉक्स हैं और जो वेस्टर्न अफ्रीका की कोस्ट पर जो रॉक्स हैं, ठीक है, उनकी जो एज है वो सेम है। ठीक है, ऐसे ही जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं साउथ अमेरिका में, जो मरीन डिपॉजिट्स हैं साउथ अमेरिका के, और जो अफ्रीका के मरीन डिपॉजिट्स हैं वो सेम ज्यूरासिक एज के हैं। अगर वो ज्यूरासिक एज के हैं इट मीन्स ये वाले कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे साथ में थे। देन उसके बाद फोर्थ एविडेंस है इसका गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। फोर्थ एविडेंस क्या है, गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स का। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब है कि गोल्ड वहीं पर अवेलेबल होगा जिस जगह पर एक कोई रिवर होगी। ठीक है, हमेशा प्लेसर डिपॉजिट का कनेक्शन रिवर से ही होता है। वैसे हमारे इंडिया में भी गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। आप बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? ओके, अगर इसकी बात करें तो गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट घाना कोस्ट में है। अगर घाना कोस्ट में गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स हैं तो इट मीन्स वहाँ पर जो गोल्ड बियरिंग रॉक्स होंगी वो भी होनी चाहिए। सोर्स मतलब उसका कुछ सोर्स तो होना चाहिए ना कि हाँ, अगर इस एरिया में गोल्ड है तो वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन घाना में ऐसी कोई भी सोर्स रॉक नहीं है। सोर्स रॉक कहाँ पर है, इसकी सोर्स रॉक ब्राज़ील प्लेटू में है। ठीक है, ये रहा, ये क्या रहा 20th नंबर पे, ये रहा घाना और ये रही ब्राज़ील कोस्ट। गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स यहाँ पर हैं लेकिन उसकी जो सोर्स रॉक है वो इस एरिया पर है।
तो यहाँ ये क्या है, साउथ अमेरिका, और ये अभी अफ्रीका, इट मीन्स ये एक साथ थे। देन उसके बाद फिफ्थ एविडेंस आता है फॉसिल्स का। फॉसिल्स भी अब अगर हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के देखें तो इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स की एग्जांपल ली है, जैसे कि एक मीजोसॉरस एनिमल के जो फॉसिल्स हैं वो साउथ अमेरिका में भी हैं और एट द सेम टाइम वो जो अफ्रीका की केप प्रोविंस है उस एरिया में भी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर देखें तो एक ओशन भी आता है, अफ्रीका ये रहा, ठीक है, साउथ अमेरिका ये रहा, यहाँ पर तो अटलांटिक ओशन आ गया। अब ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4800 किलोमीटर का डिस्टेंस भी है इन दोनों में। तो सेम एनिमल के फॉसिल कैसे हुए डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, ये भी एक एविडेंस हुआ। दूसरा एविडेंस है इसका एक प्लांट का ग्लासोप्टेरिस प्लांट के भी सेम फॉसिल्स साउथ अमेरिका में भी है और ब्राज़ील में भी है। ऐसे ही अगर लेमूर के देखें, लेमूर के फॉसिल्स जो हैं इंडिया में भी हैं, मेडागास्कर में भी हैं और अफ्रीका में भी हैं। और इसी बेसिस पर ही इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, मेडागास्कर और अफ्रीका को लेमूरिया का नाम दिया गया। ठीक है, देन उसके बाद ग्लेशिएशन मार्क्स का एक एविडेंस है, वो हमने पहले ही देख लिया है कि हाईलैंड्स पर भी हैं, हाई लैटिट्यूड्स पे ग्लेशिएशन मार्क्स है और सेम इंडिया वाले पोर्शन में भी है, इसको टिलाइट भी बोल देते हैं, ये ग्लेशिएशन डिपॉजिट्स ही होते हैं। ठीक है, अब ये वाले एविडेंस तो एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को प्रूव करने के लिए थे, लेकिन विद द टाइम स्कॉलर्स ने कहा कि जो इन कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट्स के लिए पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स दी गई है वो इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है कि इतने बड़े बड़े लैंड मासेस को मूव कर सके। ठीक है, अगर हम टाइडल फोर्स की ही बात करें, हमें पता है कि अट्रैक्शन होती है सन और मून के बीच की वजह से। क्या अगर हम टाइडल एरियाज़ के पास रहते हैं, इतने सारे वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रखी होती हैं, क्या वो मूव हो जाती हैं? नहीं ना। तो इट मीन्स कि टाइडल फोर्स इतनी ज़्यादा केपेबल नहीं है कि अगर वो छोटे छोटे ह्यूमंस को मूव नहीं कर पाती तो वो इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स को कैसे मूव कर पाएगी। सेम ही पोलर फ्लीइंग फोर्स का भी था कि ये इनएडिक्वेट है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतने बड़े लैंड मासेस को मूव कर सके। और सेकंड इसका क्रिटिसिज्म ये था कि जो एल्फ्रेड वैगनर थे वो एक मैपर थे, वो कार्टोग्राफर थे, वो जियोग्राफर नहीं थे। उनको सारे के सारे जो पीरियड्स थे उनका नहीं पता था, जैसे कार्बोनिफेरस पीरियड की उन्होंने बात करी है, लेकिन उससे पहले क्या था उनको नहीं पता था। ऐसे ही कि हाँ, इन कॉन्टिनेंट्स के मूव करने का मैकेनिज्म क्या था, ये क्यों मूव करे, ऐसा कौन सा फोर्स था जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स मूव करे। ये फोर्स ही एक मेजर इशू बना जिसकी वजह से एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आती है, CCT कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर होम्स ने जो दी थी, उससे प्रूव हो जाता है कि यस, ये कॉन्टिनेंट्स साथ में तो थे, लेकिन ये जो पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स थी वो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट का रीज़न नहीं थे, उसका रीज़न थी कन्वेक्शन करंट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।